नमस्कार। आज हम भारत की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक पर बात करने वाले हैं। हाँ, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। बिल्कुल, यूपीएससी। हम इस पर एक गहरी नज़र डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, क्यों लाखों युवा हर साल इसका सपना देखते हैं, और इसकी चयन प्रक्रिया इतनी कठिन क्यों है, और आखिर में इसका हमारे देश के लिए, समाज के लिए क्या महत्व है। हम अक्सर सुनते हैं आईएएस, आईपीएस। हाँ, ये शब्द तो बहुत कॉमन है। पर इनके पीछे की दुनिया, वो असलियत क्या है? सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी बुनियादी बातों से लेकर इसकी जटिलताओं तक काफी कुछ बताती है। हाँ। एक आंकड़ा है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। लाखों लोग बैठते हैं हर साल। लाखों में। और चयन होता है लगभग 1000 में से सिर्फ एक का। करीब 0.1%। बहुत ही कम। हाँ। ये आंकड़े ही बताते हैं कि ये कितनी गंभीर परीक्षा है, कितना कंपटीशन है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। ये असल में भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है उसकी रीढ़ बनाने की प्रक्रिया है। रीढ़। हाँ, इसका महत्व किसी सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सीधे सीधे शासन, पॉलिसी मेकिंग, समाज, इन सब पर असर डालने का एक जरिया है। अच्छा। इनके फैसले, अधिकारियों के फैसले, लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये यूपीएससी है क्या चीज? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ। ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मुख्य काम है सिविल सेवा परीक्षा, जिसे सीएससी कहते हैं, वो आयोजित करना। और इसी परीक्षा से फिर आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस यानी पुलिस सेवा, आईएफएस विदेश सेवा, और भी कई सारी सर्विसेज होती हैं शायद। हाँ, कई और केंद्रीय सेवाएं हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी की। इन्हें अक्सर भारत की स्टील फ्रेम भी कहा जाता है। स्टील फ्रेम, ये क्यों कहते हैं? ये पद इतने प्रतिष्ठित क्यों माने जाते हैं? देखिए, स्टील फ्रेम वाली बात महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठा सिर्फ कह सकते हैं पावर या सुविधाओं की वजह से नहीं है। अच्छा। वो तो है ही, लेकिन असली बात है जिम्मेदारी और प्रभाव। हाँ। जो इनके साथ आता है। ये अधिकारी सिर्फ पॉलिसी लागू नहीं करते, जमीनी हकीकत के आधार पर वो पॉलिसी बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। फीडबैक देते हैं ऊपर। बिल्कुल। आप सोचिए, एक जिले में कलेक्टर या एसपी का कोई फैसला, या विदेश मंत्रालय में बैठे किसी डिप्लोमेट की कोई बातचीत, हाँ, उसका कितना असर हो सकता है। यही शक्ति और यही जिम्मेदारी इन्हें इतना महत्वपूर्ण और आकर्षक बनाती है। ये बात तो है। और यही शायद हमें अगले सवाल पर लाती है कि आखिर क्यों इतने सारे लोग, लाखों लोग इस मुश्किल रास्ते को चुनते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। जानकारी में कई कारण दिए गए हैं। पहला और शायद सबसे जाहिर है, वो है प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान। हमारे समाज में तो आईएएस, आईपीएस अधिकारी को बहुत इज्जत से देखा जाता है। हाँ, वो सामाजिक प्रतिष्ठा तो एक बड़ा फैक्टर है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जानकारी ये भी बताती है कि शायद अब सिर्फ प्रतिष्ठा ही काफी नहीं है। अच्छा, और क्या है फिर? एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा। सीधे तौर पे देश के शासन में योगदान देना, पॉलिसीज को बेहतर बनाना, आम लोगों की मुश्किलें हल करना। हाँ। ये भावना, ये जज्बा बहुत से युवाओं को खींचता है। ये सिर्फ जॉब नहीं, एक मिशन जैसा है। मिशन। और मिशन के साथ कुछ प्रैक्टिकल बातें भी होंगी शायद, जैसे नौकरी की सुरक्षा। हाँ, बिल्कुल। वो तो सरकारी नौकरियों का एक बड़ा आकर्षण रहा ही है, जॉब सिक्योरिटी। हाँ। और साथ में अच्छा वेतन है, भत्ते हैं, करियर में आगे बढ़ने के काफी स्पष्ट रास्ते हैं। ये स्थिरता भी मायने रखती है, खासकर आजकल के अनिश्चित माहौल में। सही बात है। लेकिन एक और पहलू है जिस पर शायद कम बात होती है, वो है काम की विविधता। विविधता किस तरह की? सिविल सर्विस का सिर्फ एक ही तरह का काम नहीं है। आपको प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, डिप्लोमेसी, रेवेन्यू, ऑडिट, यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों के मैनेजमेंट जैसे अलग अलग फील्ड्स में काम करने का मौका मिलता है। अच्छा, काफी वैरायटी है। बहुत। करियर के दौरान आपकी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। इससे काम में बोरियत नहीं आती और आप लगातार सीखते रहते हैं। हो सकता है एक दिन आप किसी गांव में विकास योजना देख रहे हों और अगले दिन किसी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में हो। ये तो काफी दिलचस्प है। और एक बात और जो जानकारी में सामने आई, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी जी, वो है
व्यक्तिगत विकास। पर्सनल ग्रोथ। हाँ, ये बहुत अहम है। ऐसा लगता है कि इसकी तैयारी की प्रक्रिया ही अपने आप में इंसान को बदल देती है। जी। सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़ता, बल्कि सोचने का तरीका, चीजों को एनालाइज करने की क्षमता। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तैयारी का जो सिलेबस है वो इतना विशाल है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, एथिक्स, करंट अफेयर्स। हाँ, सब कुछ ही है। तो ये उम्मीदवार को मजबूर करता है कि वो दुनिया को एक बड़े कैनवास पर देखे, अलग अलग मुद्दों के बीच कनेक्शन समझे, अलग अलग नजरियों को परखे। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में और नॉलेज को विजडम में बदलने जैसा है। और ये स्किल्स तो जिंदगी भर काम आती होंगी। बिल्कुल, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं, ये जीवन की तैयारी है। हालांकि वो कठोर सच्चाई हमें भूलनी नहीं चाहिए। सफलता दर, हाँ, वो 0.1% वाली बात। हाँ, ये उम्मीदवारों को पता होता है, फिर भी वो इसमें आते हैं, जो दिखाता है कि इन पदों का आकर्षण और महत्व कितना ज्यादा है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि लोग क्यों आते हैं। अब जरा इसकी जो प्रक्रिया है, जो परीक्षा की संरचना है, हाँ। उस पे बात करते हैं। 3 चरण बताए गए हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स। हाँ, प्रीलिम्स। ये समझिए एक तरह का फिल्टर है। अच्छा। ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। अच्छा। 2 पेपर होते हैं इसमें। पहला जनरल स्टडीज, GS। इसमें वही सब आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के। और दूसरा पेपर है CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपकी कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, बेसिक मैथ्स वगैरह जांचता है। अच्छा। पर CSAT जो है वो क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते, बस पास करना जरूरी है। ओके। तो मेरिट GS से बनती है। हाँ, GS के मार्क्स के आधार पर ही मेंस के लिए कट ऑफ तय होती है। इसका मकसद यही है कि लाखों उम्मीदवारों में से जो सीरियस और योग्य हैं, उन्हें अगले स्टेज के लिए चुना जाए। समझ गए। तो प्रीलिम्स पार करने के बाद आता है दूसरा स्टेज, मुख्य परीक्षा, मेंस। और ये डिस्क्रिप्टिव होती है, मतलब लिखना पड़ता है। हाँ, लिखना पड़ता है और खूब लिखना पड़ता है। ये शायद सबसे मुश्किल अकादमिक स्टेज है। और इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा तो है, और यही उम्मीदवार की ज्ञान की गहराई, उसकी समझ, विश्लेषण क्षमता और अपने विचारों को सही ढंग से लिख पाने की कला का असली टेस्ट है। कौन कौन से पेपर होते हैं इसमें? देखिए, 9 में से 2 तो भाषा के पेपर हैं, एक अंग्रेजी और एक कोई भी भारतीय भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में हो। ये दोनों भी क्वालिफाइंग हैं। अच्छा, इनके मार्क्स भी नहीं जुड़ते हैं? नहीं, फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, बस पास करना जरूरी है। फिर आता है एक निबंध का पेपर, ऐसे। इसमें दिए गए टॉपिक्स पर लंबे निबंध लिखने होते हैं। फिर जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, GS 1, 2, 3, 4। 4 GS के। इसमें क्या क्या होता है? बहुत कुछ। इतिहास, भूगोल, समाज, शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, सब कुछ। बाप रे। हाँ, और इसमें एक पूरा पेपर एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड पर होता है। नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये सिविल सेवा के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अच्छा। और आखिर में 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। उम्मीदवार अपनी पसंद का कोई एक वैकल्पिक विषय चुनता है, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है। तो मेरिट किन पेपर से बनती है? मेरिट बनती है इन 7 पेपरों से। निबंध का 1, GS के 4 और ऑप्शनल के 2, कुल मिला के 7 पेपर। इनके मार्क्स जुड़ते हैं। तो यहाँ सिर्फ जानना काफी नहीं, बल्कि उसे अच्छे से समझाना, एनालाइज करना और लिखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्लैरिटी ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन बहुत अहम है। ओहो, मेंस तो सच में बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। और इसके बाद आता है आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू, जिसे UPSC की भाषा में पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। हाँ, पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ क्या होता है? जानकारी कहती है कि ज्ञान नहीं, व्यक्तित्व परखा जाता है। बिल्कुल सही है। पर्सनालिटी टेस्ट का मकसद ये नहीं है कि आपका किताबी ज्ञान फिर से जांचा जाए। हाँ। वो तो मेंस में हो गया। हाँ। यहाँ ये देखा जाता है कि क्या आप एक सिविल सेवक बनने के लिए व्यक्तिगत रूप से फिट हैं। फिट मतलब क्या आप में मेंटल अलर्टनेस है, चीजों को क्रिटिकली समझने की क्षमता है, क्या आप अपनी बात साफ और लॉजिकली रख सकते हैं, क्या आप दबाव में सही फैसला ले सकते हैं, आपकी रुचियां क्या हैं, कितनी गहरी हैं, क्या आप समाज के प्रति संवेदनशील हैं,
लीडरशिप क्वालिटीज हैं। अच्छा, ये सब चीजें। हाँ, बोर्ड आपकी ईमानदारी, इंटेग्रिटी, प्रेशर झेलने की क्षमता और करंट अफेयर्स पर आपकी बैलेंस ड्राइव जानने की कोशिश करता है। ये एक तरह की उद्देश्यपूर्ण बातचीत होती है। पैनल ये देखता है कि आप में एक अच्छा और जिम्मेदार अफसर बनने की क्षमता है या नहीं। इसके मार्क्स भी फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के मार्क्स मिलाकर फाइनल रैंक बनती है? नहीं, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है। फाइनल मेरिट बनती है मेंस के 7 पेपर और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर। अच्छा, ओके। और अगर आप इन तीनों स्टेजेस को एक साथ देखें तो ये काफी दिलचस्प है कि ये स्ट्रक्चर असल में नौकरी की जरूरतों से कैसे जुड़ा है। कैसे? देखिए, प्रीलिम्स आपकी जनरल अवेयरनेस जांचता है। एक अफसर को अपने आसपास क्या हो रहा है पता होना चाहिए। हाँ। मेंस आपकी गहरी समझ, एनालिसिस और लिखने की क्षमता परखता है। पॉलिसी बनाने, समझने, लागू करने के लिए ये जरूरी है। और इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व, प्रैक्टिकल विजडम, नैतिक मूल्यों और लीडरशिप को परखता है, जो जमीन पर काम करने के लिए सबसे जरूरी है। हाँ, ये तो है। तो ये सिर्फ किताबों की परीक्षा नहीं है, ये पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन है। वाकई बहुत ही सोच समझकर बनाई गई प्रक्रिया लगती है। हर स्टेज का अपना एक खास मकसद है। अब बात करते हैं यूपीएससी के महत्व की। जानकारी में पहला पॉइंट है कि यह राष्ट्रीय नीतियों और शासन को आकार देने में मदद करता है। ये कैसे? देखिए, जो लोग चुने जाते हैं वही तो सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारते हैं। हाँ। वो सिर्फ लागू नहीं करते बल्कि अपने अनुभव के आधार पर पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में भी बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक देते हैं। जिला लेवल से लेकर सेंटर तक वो गवर्नेंस के हर पहलू में शामिल होते हैं। उनका काम सीधे सीधे देश के विकास की दिशा और रफ्तार तय करता है। एक अच्छा प्रशासन तो किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है ही, और यूपीएससी यही प्रशासन तैयार करता है। दूसरा महत्व बताया गया है समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने का अवसर। ये सुनने में थोड़ा आदर्शवादी लगता है, पर क्या ये सच में होता है? बिल्कुल होता है, और शायद यही सिविल सेवाओं का सबसे बड़ा आकर्षण भी है। आप सोचिए, एक अधिकारी के तौर पर आप एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे फील्ड्स में सीधे काम कर सकते हैं। हाँ। आप ऐसी योजनाएं बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं जिनसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर हो। हाँ, मुश्किलें होती हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन पॉजिटिव चेंज लाने का जो स्कोप और अवसर है वो शायद कहीं और नहीं मिलता। जानकारी में भी ऐसे कई उदाहरण होंगे जहां अधिकारियों ने वाकई बड़ा फर्क पैदा किया है। और तीसरा महत्व जीवन भर सीखने और नेतृत्व करने का अवसर। इसका क्या मतलब है? करियर स्टेबल होने के साथ साथ डायनामिक भी है। हाँ। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, पर है सच। करियर के दौरान अधिकारियों को अलग अलग भूमिकाएं मिलती हैं, नई जिम्मेदारियां मिलती हैं। उन्हें लगातार नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अलग अलग लेवल पर लीड करना पड़ता है। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रोसेस है। अच्छा। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो यूपीएससी जैसी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रणाली ये पक्का करती है कि देश का प्रशासन काबिल और समर्पित लोगों के हाथ में हो, जो योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, किसी और आधार पर नहीं। हाँ, ये जरूरी है। भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश के लिए एक निष्पक्ष और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने का ये एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये राष्ट्र सेवा के विचार को एक संस्थागत रूप देता है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? सार क्या है? हमने देखा कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा कराती है। हाँ। लोग इसे चुनते हैं प्रतिष्ठा के लिए, समाज सेवा के अवसर के लिए, नौकरी की सुरक्षा, काम में विविधता और व्यक्तिगत विकास के लिए। बिल्कुल। चयन प्रक्रिया बहुत कठिन है, 3 चरणों वाली है। प्रीलिम्स जो स्क्रीनिंग है, मेंस जिसमें गहरी समझ और विश्लेषण चाहिए, और इंटरव्यू जो व्यक्तित्व और फिट देखता है। और इसका महत्व सिर्फ नौकरी देना नहीं, बल्कि देश का शासन चलाना, नीतियां बनाना और समाज पर असर डालने वाली पीढ़ी तैयार करना है। सही। और हाँ, वो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, वो 0.1% सफलता दर इसके महत्व और आकर्षण को और बढ़ा देती है। हाँ, ये सब जानने के बाद एक सवाल या कहीं एक विचार मन में आता है जो शायद हमारी जानकारी भी कहीं ना कहीं इशारा करती है। क्या? हम देखते हैं कि परीक्षा प्रणाली खासकर प्रीलिम्स और मेंस एकेडमिक ज्ञान और एनालिटिकल स्किल्स पर बहुत जोर देती है। हाँ, वो तो है। लेकिन साथ ही इंटरव्यू का उद्देश्य व्यक्तित्व, नैतिकता, लीडरशिप को परखना है। तो सवाल ये उठता है कि जमीन पर एक सिविल सेवक की असली सफलता में एकेडमिक ज्ञान और इन गैर एकेडमिक गुणों का, जैसे सहानुभूति, ईमानदारी, निष्पक्षता, दबाव झेलने की क्षमता, नैतिक साहस, इनका संतुलन कितना जरूरी है? बहुत जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या हमारी चयन प्रक्रिया इन गुणों को, जो शायद उतने मूर्त नहीं हैं,
लेकिन बहुत जरूरी हैं, उन्हें पहचानने और विकसित करने में कामयाब है? ये सोचने वाली बात है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अकादमिक उत्कृष्टता पर इतना फोकस करते हुए हम अनजाने में इन जरूरी प्रैक्टिकल और नैतिक गुणों को थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद लगातार सोचने की जरूरत है, क्योंकि आखिर में एक प्रभावी और नैतिक प्रशासन तो इन्हीं गुणों पर टिका होता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की बात नहीं है, बल्कि उन गुणों को अपनाने की यात्रा है जो एक लोक सेवक को सच में सेवक बनाते हैं। वाकई एक गहरी और समर्पित यात्रा है जिसके कई पहलू हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।